एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 34 को डिस्कस किया था और हम कुछ इसका कॉमन प्रिंसिपल समझ के, कुछ जजमेंट समझकर अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट डिस्कस कर लिया था, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन। अब इसके वर्ड्स देखो और इसे एक एक चीज़ को डायसेक्ट भी करते जाओ। ठीक है, बेयर एक्ट में अगर आप देखो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, अब यहाँ पर इन्होंने ये अ क्रिमिनल एक्ट की बात की है। तो अ क्रिमिनल एक्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एक एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्ट में ओमिशंस भी इंक्लूड होंगी। एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी हम अब तक आईपीसी में डिस्कस करते हैं आ रहे हैं। एक्ट मतलब कि एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी नॉर्मल एक्ट नहीं, जो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, बाय आईपीसी होगा। ठीक है, तो जब वो एक्ट किया जाता है तब वो सेक्शन 34 के एम्बिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इज डन। तो अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि एक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, हमने जब मेंस रिया के प्रिंसिपल्स किए थे वहां पर हमने देखा था कि हमने देखा था ना कि कॉन्स्पिरेसी में दो इंटेंशंस ही होना काफी है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में एक्ट का होना जरूरी नहीं है। आपके जब दो इंटेंशंस मिल जाएंगी वो एक अग्रीमेंट बन जाएंगी। ठीक है, इसी को हम एक्ट मान लेंगे और ये पनिशेबल होगा। तो यहाँ पर दो इंटेंशंस ही अगर आपने बना ली, ठीक है, तो वही आपका एक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक्ट एज सच करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इस इंटेंशन बनाने के बाद उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट करो भी। ठीक है, अगर आप एक्ट नहीं भी करते तो भी आप पनिशेबल हो। लेकिन सेक्शन 34 में क्या है कि अगर आपने कॉमन इंटेंशन बना ली है तो उसके आगे आप एक्ट भी करो। अगर आप एक्ट नहीं करते, कोई भी कॉमन इंटेंशन बनाकर बैठे हुए हो, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इज डन में आप लिख लो दीज टू वर्ड्स, ये जो इज डन है ये दोनों वर्ड्स, दीज टू वर्ड्स सेपरेट सेक्शन 34 फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और हमने ये भी जब देखा था कि 4 प्रिंसिपल हेड्स हैं, हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ये जो 4 प्रिंसिपल हेड्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट का हो गया, लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी हो गया, अबेटमेंट हो गया, इन सब में एक्ट्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप में ऑफेंस है। लेकिन जो सेक्शन 34 है यहाँ पर ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है। ठीक है, सो दीज टू वर्ड्स सेपरेट सेक्शन 34 फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी because for conspiracy a mere agreement is sufficient। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्रीमेंट होना ही काफ़ी है, वही आपको लायबल बना देगा। लेकिन सेक्शन 34 में आपका वो एक्ट किया जाना जरूरी है। ठीक है, थर्ड इंग्रेडिएंट लिखो बाय सेवरल पर्सन्स। अब ये जो सेवरल पर्सन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेवरल का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब एक से ज्यादा, 2 और मोर। इन सेक्शन 34 वी यूज सेवरल पर्सन्स एंड इन कॉन्स्पिरेसी वी यूज 2 और मोर पर्सन्स। अब ये जो 2 और मोर पर्सन्स क्या कर रहे हैं, अग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें सेवरल पर्सन्स चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। इससे हमें पता चलता है दैट 1 पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 34। तो एक अकेला पर्सन कन्विक्ट नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 34। ठीक है, 2 लोगों का, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। सो इफ ओनली 2 people आर एक्यूज्ड एंड 1 इज एक्विटेड under section 34, then the other cannot be convicted singly। तो अगर A और B हैं
और दोनों ने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, ए को मिल जाता है एक्विटल, तो अब ये जो बी है उसी सेम ऑफेंस के लिए इसे अकेले को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अब तक कि सेक्शन 34 में लायबिलिटी जो होगी इन सब की बराबर होगी। अगर एक जने को इक्विटल मिल रहा है तो बाकियों को भी इक्विटल मिलेगा, अगर एक को कन्विक्शन मिल रही है तो दूसरों को भी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, और मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो भी लिख लो। इसी तरीके से आपको प्रोपोजिशंस आएंगे एग्जाम में। फर्स्ट लिखो, 2 people murdered someone, one of them died in between the trial. Now can we convict the other person under section 34? Second question लिखो, 2 people committed murder, one of them is convicted under section 34. The one who actually committed murder could not be arrested during the whole trial. तो पूरा ट्रायल हो गया पर वो पकड़ा नहीं गया। अब ये जो सिंगल पर्सन है इसी पर ट्रायल चला। Now can he alone be convicted under section 34? Does he come under the category of several persons? Question mark. Third लिखो, third proposition, 2 people murdered someone, one of them was pardoned by the governor, full stop. Can the other also be entitled to pardon? Fourth proposition लिखो, FIR got registered that A and B and 7-8 other unidentified people FIR got registered that A and B and 7 to 8 other unidentified people have killed Z. और इनमें से एक जना कहता है कि ए और बी में से एक जना कहता है कि मैं इन लोगों को, ये जो अनआइडेंटिफाइड पीपल है, सॉरी जो कंप्लेनेंट है ये कहता है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड पीपल हैं इनमें से मैं किसी को जानता नहीं हूँ लेकिन मैं पहचान सकता हूँ उनको, तो अगर वो पहचान लेता है तो फिर वो भी, उनका भी नाम यहाँ पर शामिल हो जाएगा FIR में। अगर वो नहीं पहचान पाता तो वो नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। A gets acquitted, full stop. B says, I don't come under several persons, so I should also get the acquittal. अब इन केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने मर्डर कमिट किया है, उनमें से एक जो है वो ट्रायल में मर जाता है, ठीक है। अब क्या हम दूसरे पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34? हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन इंटेंशन थी। अगर एक मर जाता है ट्रायल के बीच में ही तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जिंदा होता तो भी उसकी लायबिलिटी इस्टेब्लिश हो ही जाती, ठीक है। तो ए और बी दोनों को ही इक्वली पनिशमेंट मिलती। अब अगर वो मर गया है ट्रायल के बीच में ही तो बी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मेरी अब लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि मैं एक अकेला रह गया हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि 2 पीपल हैं, उन्होंने मर्डर कमिट किया है, उनमें से एक को कन्विक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 34। वन हु एक्चुअली कमिटेड द मर्डर, वो अब वो पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। पूरे ट्रायल तक वो पकड़ा नहीं गया, अकेले बंदे पर ट्रायल चला है, तो क्या अब वो अकेला कन्विक्ट किया जा सकता है? क्या वो कैटेगरी में आता है सेवरल पर्सन्स में, ठीक है। इसका आंसर लिखो, merely because A absconded it does not mean 2 persons were not there, ठीक है।
तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ए पकड़ा नहीं गया, वो एब्सकॉन्ड कर गया, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि दो पर्सन्स नहीं थे, ठीक है, दो पर्सन्स तो थे, दोनों की लायबिलिटी है। अब एक भाग गया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उसे पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया वो, तो फिर उसकी भी वही लायबिलिटी होगी जो बी की होगी, ठीक है। तो बी को जहाँ पर कन्विक्ट किया जा रहा है वहीं पर अगर ए पकड़ा जाए तो उसे भी हम कन्विक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या एग्जाम्पल है, टू पीपल मर्डर्ड समवन, वन ऑफ देम वाज पार्डन बाय गवर्नर, कैन द अदर बी आल्सो बी एंटाइटल्ड टू पार्डन। अब यहाँ पर जहाँ पर पार्डन किया जा रहा है किसी एक पर्सन को, सपोज अगर ए को पार्डन किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं बन जाता कि उसने ऑफेंस ही नहीं किया था, ठीक है, ऑफेंस तो किया था पर हमने अब उसको माफ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इनोसेंट हो। तो अगर ए को पार्डन कर दिया जा रहा है तो बी की फिर भी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, बी उसका कोई एक्यूज्ड था तो उसकी भी उतनी ही लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है FIR got registered that A and B and 7-8 other unidentified persons were there. A gets acquitted, B says I don't come under several persons, मुझे भी acquit करो। अब देखो यहाँ पर A है, B है और कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स भी हैं, ठीक है। अगर सपोज A को एक्विटल मिल जाता है तो B यहाँ पर अकेला नहीं रह रहा, ठीक है, B के साथ और भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैं, तो ये नहीं कह सकता कि मैं सिंगल हूँ तो मेरी अकेले की लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है, ये सिंगल है ही नहीं पहली बात, तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में, तो इसकी लायबिलिटी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इसमें एक लैंडमार्क केस लिखो, बिंबाधर प्रधान BIM BA DHAR, बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, इट वॉज हेल्ड अ पर्सन or accused may be convicted or indicted alone under section 34 IPC if his co-accused, इसमें पॉइंट्स बनाकर लिखो, is unknown, is dead, is not caught till the end of the trial, was pardoned or was immune because of constitutional provisions। तो इस केस में क्या कहा गया है कि अगर इस केस में हेल्ड किया गया कि अगर अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 34 अकेले भी, अगर उसका जो को एक्यूज्ड है वो अननोन है, पता ही नहीं चल पाया कि उसका को एक्यूज्ड कौन था, या फिर वो डेड है, या फिर वो मर जाता है ट्रायल के दौरान ही, उसको कन्विक्ट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, या फिर उसका जो को एक्यूज्ड है वो ट्रायल खत्म होने तक ही पकड़ा नहीं गया, एब्सकॉन्ड हो गया, या फिर उसके को एक्यूज्ड को पार्डन कर दिया गया, तब भी वो एक अकेले बंदे की लायबिलिटी बन जाएगी। या फिर अगर उसका जो को एक्यूज्ड है, सपोज वो उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर, जैसे सपोज अगर गवर्नर ही है उसका को एक्यूज्ड, तो अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंडर इम्यूनिटी मिली हुई है तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो एक पर्सन है उसकी भी लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। तो इन सारे केसेस में जहाँ पर दूसरा कोई एक्यूज्ड अननोन है, डेड है, पकड़ा नहीं गया ट्रायल के एंड तक, पार्डन हो गया है, या उसे कोई इम्यूनिटी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, तो फर्स्ट जो एक्यूज्ड है उसकी लायबिलिटी हम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस अकेले को भी हम कन्विक्ट कर देंगे। एक और लैंडमार्क केस लिखो, हर्षद सिंह पहलवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1977 सुप्रीम कोर्ट। और ये जो बिंबाधर प्रधान वाला केस है ये लैंडमार्क केस है, एग्जाम में आपको आ सकता है।
ये वाला जो केस है हर्षद सिंह पहलवान सिंह, ये भी केस 2-3 बार आया हुआ है और ये भी लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो इन केसेस को ध्यान से करना। हर्षद सिंह पहलवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1977 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस केस में क्या कहा है? सबसे पहले तो ये देख लो इस केस में केस के फैक्ट्स क्या हैं। FIR was registered that A, B, C and some other unknown people murdered Z. C was arraigned under section 34 IPC as an accused. A was acquitted by the trial court. B was acquitted by the appellate court and C was convicted. C said that I don't come under the category of several persons. इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि FIR में देखो क्या आ रहा है कि A, B, C और सम अदर अननोन पर्सन्स, ठीक है। अगर A को भी किसी तरीके से इक्विटल मिल जाता है, B को भी इक्विटल मिल जाता है, अब C अकेला रह गया है और ये जो अननोन पर्सन्स थे जिनका FIR में नाम था ये पकड़े ही नहीं गए, ठीक है। अब C अकेला रह गया, इसको मिल जाती है कन्विक्शन। अब C ये नहीं कह सकता कि मुझे अकेले को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि बाकी अननोन पर्सन्स भी हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ। अब वो नहीं पकड़े गए वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी लायबिलिटी उतनी ही बनती है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड FIR contains some other unknown accused as well. Now this is the failure on the part of police that they were not able to catch those persons. डिसएडवांटेज, ये जो पुलिस का फेलियर है इसकी एडवांटेज हम C को नहीं देंगे, ठीक है। दिस एडवांटेज कैन नॉट गो टू C merely because A and B got acquitted, still C is not alone, ठीक है। तो हम जहाँ पर सेक्शन 34 में बात करते हैं कि सब ये जो सेवरल पर्सन्स हैं ये सेवरल पर्सन्स की ही लायबिलिटी बनेगी, अकेले पर्सन की नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर दूसरे पर्सन भी इन्वॉल्व हैं लेकिन वो अननोन नहीं है या पकड़े नहीं गए, तो वहां पर हम इस एक पर्सन को अलोन नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी लायबिलिटी भी हम बाकियों के साथ ही बनाएंगे। फोर्थ इंग्रेडिएंट लिखो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। और इसके ब्रैकेट में लिख लो ये कब ऐड किया गया था? 1870 में, एडेड बाय द 1870 अमेंडमेंट। अब ये जो वर्ड है फर्दरेंस, इसका मीनिंग लिखो। मीनिंग ऑफ फर्दरेंस, केस है शंकराला भाई एंड अदर्स। शंकराला भाई and others versus State of Gujarat 1965 सुप्रीम कोर्ट। हम फर्दरेंस वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द वर्ड फर्दरेंस इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ हेल्पिंग फॉरवर्ड। Russell in his Crime Volume 1 defined furtherance
he says that furtherance indicates some kind of aid or assistance in producing the desired effect in future. तो रुसेल क्या कहते हैं कि फर्दरेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है सम काइंड ऑफ एड और असिस्टेंस, किस लिए, ताकि कोई एक डिजायर्ड इफेक्ट लाया जा सके फ्यूचर में, ठीक है। अब ये जो एड और असिस्टेंस है, हमने अभी जब सेक्शन 34 की हमने इंट्रोडक्शन की थी तो वहां पर हमने देखा था कि एक अकेला पर्सन शायद वो क्राइम ना करे, ठीक है, लेकिन जब उसे एड और असिस्टेंस मिल जाती है तब वो उस क्राइम करने के लिए एनकरेज हो जाता है, तब उसे लगता है कि हाँ मेरी बैकिंग में कोई खड़ा हुआ है या मुझे कोई एनकरेज कर रहा है, मुझे किसी की सपोर्ट है। या कई बार ऐसा भी होता है कि क्राइम में ना एक अकेला पर्सन डर रहा होता है, लेकिन जब उसको किसी का साथ मिल जाता है ना तो उसे लगता है कि अगर मैं फंसूंगा तो ये भी फंसेगा, ठीक है, तो वहां से उसे हिम्मत मिल जाती है। सो फर्दरेंस यहाँ पर क्या है कि फर्दरेंस ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए। अब ये जो व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ फर्दरेंस से ही क्या आती है, पार्टिसिपेशन। जब दो जनों ने मिलकर कुछ काम किया, ठीक है, और फर्दरेंस में कुछ एक्ट किया तो दूसरे पर्सन की भी पार्टिसिपेशन होगी, दोनों ने इक्वली अपना रोल प्ले किया। एग्जाम्पल लिखो, ए, बी एंड सी प्लान टू कमिट रॉबरी इन बैंक but don't know how to operate computer to obtain the password. They call their brother, or one of them call their brother, इनमें से कोई एक अपने भाई को कॉल करता है, who hacks the password and went. They later on commit robbery. Here brother will also be liable as he aided or assisted them. तो यहाँ पर फर्दरेंस हो गई, ठीक है। तो अगर ए बी और सी इलिटरेट हैं, उन्हें नहीं पता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है या पासवर्ड क्या डालना है, और वो एक किसी और फोर्थ पर्सन को बुलाते हैं जो उनको पासवर्ड हैक करके दे देता है और बस इतना सा काम करके वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब उसने भी फर्दरेंस में एक्ट कर दिया, तो उनका जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो डिजायर्ड इफेक्ट लाने में, वो ऑफेंस कमिट करने में इसकी भी पार्टिसिपेशन हो गई, तो ये भी अब इक्वली लायबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ पार्टिसिपेशन है ना, इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो इसमें केसेस लिखो, केस का नाम लिखो एड्रॉस वर्सेस एम्परर। (1923) मद्रास। Evidence of some distinct act by the accused which can be regarded as a part of the criminal act in question must be there to justify section 34 IPC। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है कि एविडेंस होना चाहिए कि जो डिस्टिंक्ट एक्ट हुआ है एक्यूज्ड का, उसका भी थोड़ा बहुत एविडेंस होना चाहिए कि उसने पार्ट लिया उस क्रिमिनल एक्ट में, ठीक है, तो तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे उसे सेक्शन 34 में। अब यहाँ पर ऊपर देखो, जैसे हमने ये जो ब्रदर वाली एग्जांपल की जहाँ पर वो पासवर्ड हैक कर रहा है, तो अगर हमें एविडेंस मिल जाता है कि वो ब्रदर ने हेल्प की थी, उसकी एड और असिस्टेंस थी पासवर्ड को हैक करने में, तभी हम उसे लायबल बना सकते हैं अंडर सेक्शन 34। अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है उसके अगेंस्ट, तो फिर हम उसे लायबल नहीं बना सकते, ठीक है। सिंस बरेंद्र कुमार घोष Bharendra Kumar Ghosh has always been considered as our ideal case. In that case, they said
ही वॉज प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस। जब हमने एग्जाम्पल की थी तो वहां पर एक ई पर्सन था जो बाहर ही खड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर उसकी सिर्फ प्रेजेंस थी ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस, लेकिन हमने उसे भी उतना ही लायबल बनाया था जितना कि उन लोगों को बनाया था जिन्होंने रॉबरी कमिट की थी, ठीक है। सो इन दैट केस दे सेड ही वाज प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस। सो सेक्शन 34 कैन ओनली बी इन्वोक्ड इफ ही वाज प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस। एक और केस लिखो। अब ये जो प्रेजेंस है ना, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी की प्रेजेंस हम कैसे मानेंगे, ठीक है। केस लिखो, श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 सुप्रीम कोर्ट। There must be added the element of physical presence at the scene of occurrence. अब ये कह रहे हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर मस्ट बी एडेड द एलिमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस एट द सीन ऑफ अकरेंस, कि वहां पर एक एडेड एलिमेंट होना चाहिए कि वो जो पर्सन था जिसको हम उन बाकी सबके साथ ही लाइबल बना रहे हैं अंडर सेक्शन 34, तो उसकी वहां पर फिजिकल प्रेजेंस होनी इंपॉर्टेंट है। इवन इफ ही इज प्रेजेंट देयर पैसिवली बट he is acting in furtherance passively, then he will be covered under section 34। तो अगर ये जो E है ये वहां पर बस ऐसे ही खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ कर नहीं रहा, पर ये पैसिवली कैसे एक्ट कर रहा है कि ये देख रहा है, डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट चोरी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये वहां पर खड़ा किस लिए हुआ है, पैसिवली एक्ट करते हुए, कि कोई आ ना जाए, कोई आएगा तो ये चिल्लाएगा और ये चिल्लाएगा तो फिर उनको हेल्प होगी भागने में, ठीक है। तो ये एक्ट चाहे एक्ट पैसिवली ही कर रहा है लेकिन ये वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, प्लस ये जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्रिमिनल एक्ट करने गया है, एक्ट डन भी हुआ है, सेवरल पर्सन्स थे, ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन्स हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल तो वो भी थी, प्लेस ऑफ अकरेंस पर भी इसकी फिजिकली ये प्रेजेंट है, और चाहे ये एक्ट नहीं कर रहा खुद से लेकिन पैसिवली एक्ट कर रहा है तो इसकी लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है, अंडर सेक्शन 34। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा है कि आपका जरूरी नहीं है कि आप एक्टिवली एक्ट करो, आप एक्टिवली पार्ट लो, ठीक है। अगर आप वहां पर कॉमन इंटेंशन बनाकर गए हो, वहां पर चाहे आप पैसिवली ही खड़े हुए हो तब भी आपकी लायबिलिटी है बन जाएगी। अब ओल्ड लॉ क्या कहता था कि वहां पर दो चीजें थी, फर्दरेंस और प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। फर्दरेंस क्या कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया, ठीक है, और प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। एज द टाइम पास्ड इट वाज रियलाइज्ड, अब पहले तक तो ये चलता था कि फिजिकली प्रेजेंट होना वहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एज द टाइम पास्ड इट वाज रियलाइज्ड that it is not important to be present at the place of occurrence. It is nowhere written, यहाँ पर अगर हम अपने सेक्शन में भी देखें तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि several persons in the furtherance of common intention of all, यहाँ पर प्रेजेंस की बात की ही नहीं गई है प्लेस ऑफ अकरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात की गई है कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, चाहे वो आप कहीं पर भी रहकर करो, ठीक है। सो इट इज नोवेयर रिटन, ओनली फर्दरेंस हैज बीन रिटन इन सेक्शन 34 आईपीसी। तो अब ये जो पहले वाली जजमेंट्स आई वहां पर फर्दरेंस को कैसे लिया गया कि आपकी एक्टिव आपने वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है, और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी थी। इसके बाद जो लेटर जजमेंट्स आई उनमें ये चीज बदल गई, ठीक है। सो लेटर जजमेंट्स सेड दैट फॉर फर्दरेंस
it is not important to remain present at the spot. तो अब जैसे देखो पहले जैसे जैसे क्राइम होता है और जैसे जैसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आती है वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका भी दिमाग तेज होने लग जाता है, ठीक है। वो भी उतना ही लॉ जानते होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसलिए क्योंकि फिर उनको बचने के लूपहोल्स पता चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से बच निकलते हैं। तो अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई लॉ को भी थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ा अपने आप को, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने या जो दूसरी कोर्ट्स थी उन्होंने अलग तरीके से इस चीज़ को लेना स्टार्ट कर दिया। केस लिखो, अब ये जो लेटर जजमेंट्स आई हैं उनमें केस लिखो लल्लन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। टू 2003 सुप्रीम कोर्ट, merely distancing himself from the place of occurrence cannot absolve him from the criminal liability। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक एक्यूज्ड मौके से भाग जाता है या वो अपने आप को मौके से दूर रखता है, जो वारदात जहां पर हुई वहां से अपने आप को दूर रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर सेक्शन 34 नहीं लगेगा। सेक्शन 34 में किस चीज़ की बात की गई है? क्रिमिनल एक्ट हुआ हो, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हुआ हो और सेवरल पर्सन्स ने उस कॉमन इंटेंशन को बनाकर वो एक्ट किया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रेजेंस को इतना कंसिडर नहीं करेंगे कि वो प्रेजेंट था या नहीं था। नेक्स्ट केस लिखो गोपीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2001 सुप्रीम कोर्ट। Even a deliberate covert act is enough to bring a person with common intention within the ambit of section 34, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हमने ये वर्ड किया ना कॉवर्ट एक्ट, एक होता है ओवर्ट एक्ट, एक होता है कॉवर्ट एक्ट, ठीक है। ओवर्ट एक्ट होता है जो सामने से दिख गया, कि सामने से क्या दिख गया कि जैसे ABC बरिंद्र कुमार घोष वाले केस में ABC और D गए हैं, अंदर गए हैं, पोस्ट ऑफिस को डरा धमका रहे हैं और गन शॉट कर रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर ABC का ओवर्ट एक्ट दिख रहा है कि उन्होंने कुछ एक्ट किया है, कोई क्राइम वो कर रहे हैं। अब ई का जो पैसिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एक कोवर्ट एक्ट है, ठीक है। वो वहाँ पर ना डरा धमका रहा है, ना उसने गन शॉट किया है, ना कुछ किया है, ठीक है। वो तो बस बाहर ही खड़ा हुआ है। तो उसका क्या है, उसका चोरी छुपे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक कोवर्ट एक्ट भी होना काफ़ी है। मॉडर्न लॉ में केस लिखो, अभी मॉडर्न लॉ में क्या चल रहा है? प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2007 Supreme Court. The accused must participate in the commission of crime, but that does not mean that some overt act must be attributed The accused must participate in the commission of crime, but that does not mean that some overt act must be attributed to his part. Even a covert participation is enough for furtherance under section 34. तो इसमें भी यही बात की गई है कि अगर आप पैसिवली एक्ट कर रहे हो, अगर आप कोवर्ट एक्ट कर रहे हो, तो भी आप इतना काफ़ी है आपको फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में फॉल करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, कोवर्ट एक्ट आपका नहीं है,
तब भी आप अंडर सेक्शन 34 में आओगे, अगर आपकी सिर्फ कॉमन इंटेंशन भी है तो, ठीक है। केस लिखो, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। Accused who only shares common intention in his mind but does not do any act, overt or covert, cannot be convicted under section 34। तो एक एक्यूज जो कॉमन इंटेंशन सिर्फ अपने दिमाग में बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है, ए बी सी कुछ प्लान कर रहे हैं और डी उनमें से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि मैं इनका साथ दूं या ना दूं, हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं लेकिन फिर वो डर भी रहा है कि ये तो ऑफेंस है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो सिर्फ अभी तक वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच रहा है, ठीक है। एक्यूज्ड हु ओनली शेयर्स कॉमन इंटेंशन इज इन हिज माइंड बट डज नॉट डू एनी एक्ट ओवर्ट और कोवर्ट कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 34। तो अब जब ए बी सी प्लानिंग कर रहे थे, डी उनमें साथ में बैठा हुआ था, वो प्लानिंग सुन रहा था बट अभी उसने अपना माइंड नहीं बनाया है कि उसने उनके साथ जाना है या नहीं जाना। तो अब वो इंटेंशन उसने बना ली, समझ लो रात को वो सो गया, ए बी सी डी है, ठीक है, रात को बैठकर इन्होंने प्लानिंग की। इन तीनों की कॉमन इंटेंशन बन गई, ठीक है। डी सपोज रात को इसने कॉमन इंटेंशन बना ली कि ठीक है मैं भी ए बी सी के साथ जाऊंगा, ठीक है, मैं भी इनकी प्लानिंग में शामिल होऊंगा। लेकिन सुबह को जब इन्होंने जो भी ऑफेंस करना था उसमें ए बी और सी चले जाते हैं और डी अपना माइंड चेंज कर लेता है, ये वहां पर एक्ट नहीं करता, इसने सिर्फ अभी तक कॉमन इंटेंशन ही बनाई थी। तो अब डी ना तो ओवर्ट एक्ट कर रहा है ना ही वो कोवर्ट एक्ट कर रहा है, ना तो वो सामने से कुछ कर रहा है और ना ही वो छुप कर कुछ कर रहा है, उसने सिर्फ कॉमन इंटेंशन ही बनाई थी अपने दिमाग में। तो ठीक है, इससे डी की लायबिलिटी नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो डी को यहाँ पर हम कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि ये लोग सब जब ये कॉमन इंटेंशन बनाते हैं तो कॉमन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में काम भी करते हैं, ठीक है। डी अब यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है तो डी की लायबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉमन इंटेंशन का और सिमिलर इंटेंशन का, तो ये भी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में ही आता है। तो अब लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। Similar intention, in similar intention, the motive of accused is same, but intention was not made by planning together. अब similar intention में क्या होता है? सिमिलर इंटेंशन का एज सच आपको जिक्र भी नहीं मिलेगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, लेकिन इस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सिमिलर इंटेंशन भी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल में ही इंक्लूड की जाती है, ठीक है। सिमिलर इंटेंशन में क्या होगा कि मोटिव जो है वो सेम है, ठीक है, बट कॉमन इंटेंशन मिसिंग है। ये जो कॉमन वर्ड है ये मिसिंग है। यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, जैसे हमने वो वाइफ वाली एग्जाम्पल भी की थी कि ए ने बहुत सारी शादियां कर रखी हैं और जो तीनों वाइफ्स हैं वो जाती हैं अलग अलग, वो जाती हैं, उन्होंने बी ने बैठ के सी और डी के साथ प्लानिंग नहीं की हुई कि हम ए को मर्डर करेंगे, ठीक है। अब वो अलग अलग जा रही हैं डी को मारने के लिए, सबने अलग अलग अपनी इंटेंशन बनाई है, ठीक है, चाहे उनका जो मोटिव है वो सेम ही है कि डी की डेथ कॉज करनी है। यहाँ पर उनकी जो इंटेंशन थी वो एक साथ मिलकर नहीं बनाई गई, तो वो उनकी सिमिलर इंटेंशन थी। वो एक सिमिलर इंटेंशन बनाकर एक ही चीज़ करना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने इकट्ठे बैठकर
वो इंटेंशन नहीं बनाई तो वो कॉमन इंटेंशन नहीं बनी, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ। तो जहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ वहां पर सेक्शन 34 भी हम इन्वोक नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसी को समझने के लिए अपने नोट्स में। ए बी सी want to kill D, A, B, C want to kill D, all three of them go from different doors. Now all three minds did not meet, but their intention is same. तो अब जब वो तीनों अपने पति को मारने जा रही हैं तो उनकी तीनों के माइंड्स मीट नहीं किए, लेकिन उनकी इंटेंशन जो है वो सेम ही है, तो इसे हम कह देते हैं सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रही है, वहाँ पर हर किसी की कोइंसिडेंटली इंटेंशन जो है वो सेम बन रही है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन तो हम अब तक पढ़ ही चुके हैं, जहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है, जहाँ पर सभी जाने, जैसे ए बी सी जा रहे हैं डी को मारने के लिए, तो ए भी उसी चीज में अग्री करेगा जिस चीज में बी अग्री करेगा, जिस चीज में सी अग्री करेगा। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज में अग्री करके फिर डी को मारने जाएंगे। कैसे, क्या प्लान बना सकते हैं कि ए बी सी कहें कि हम डी को मारेंगे, तो ए कहेगा ठीक है हम रात को जाएंगे, बी कहेगा ठीक है हम उसे गन शॉट से मारेंगे, और सी कहेगा कि हम बाद में चोरी भी करके लेके आएंगे। ठीक है, तो ए बी और सी ये सारी चीजें जो भी एक दूसरे को कह रहे हैं वो एक दूसरे की बात मान रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाती है। कॉमन इंटेंशन एज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, केस का नाम लिखो, इन ब्रिजला प्रसाद सिन्हा। ब्रिजला प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1998 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया कॉमन इंटेंशन को? फॉर कॉमन इंटेंशन देयर हैज टू बी मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड अ फ्यूजन ऑफ ideas among the different accused and in prosecution of it. Overt acts of the accused flow as if in the obedience of the command of a single mind. तो वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि एक सिंगल माइंड उन्हें कमांड दे रहा हो। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन होगी तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है ऑलरेडी, उनको पता है कि किसने क्या क्या करना है, तो वो उनका जो तीनों के दिमाग होंगे, तीनों के या जितने भी एक्यूज्ड हैं, ठीक है, एक से ज्यादा एक्यूज्ड, तो वो जो सेवरल माइंड्स होंगे वो एक माइंड की तरह काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन कहा है। एक और केस लिखो, हनुमान प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2009 सुप्रीम कोर्ट। In common intention, there is a simultaneous consensus of the minds of the persons participating in the act. एक और केस लिखो, प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2006 Supreme Court. Common intention denotes an action in concert, a pre-arranged plan, action in concert, comma, a pre-arranged plan, comma, a prior meeting of minds and an element of participation.
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है कि कॉमन इंटेंशन क्या डिनोट करती है कि एक एक्शन हो रहा है कॉन्सर्ट में, मतलब एक साथ कोई एक एक्शन हो रहा है, एक जो मैंने कहा कि ना इतने सारे माइंड्स ऐसे कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर लेते हैं कि वो ऐसा लगता है कि एक ही माइंड जो है वो उन्हें कमांड दे रहा है, ठीक है। तो एक्शन इन कॉन्सर्ट, अ प्री अरेंज्ड प्लान, ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, पहले से ही वो प्लान करके आए हुए हैं, पहले से ही उनके माइंड्स ने एक चीज में अग्री कर लिया हुआ है, एंड एन एलिमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, और इस सबके साथ इन सबका ही कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है, उन सबका ही कुछ ना कुछ योगदान है, ठीक है। तो वो कॉमन इंटेंशन फॉर्म करवा देगी। द एक्सप्रेशन एक्शन इन कॉन्सर्ट इज यूज्ड by Supreme Court in many cases। अब ये जो एक्शन इन कॉन्सर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत जगह पर यूज किया इस एक्सप्रेशन को। एक्शन इन कॉन्सर्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कॉन्सर्ट में सारे म्यूजिशियंस जो होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और हर एक का अपना अपना रोल होता है, कौन कॉन्गो प्ले करेगा, कौन ड्रम्स प्ले करेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से। और इसी तरीके से कॉमन इंटेंशन में भी कॉमन ये लोग जो कॉन्सर्ट की तरह ही काम करते हैं, किसका क्या रोल होगा ये ऑलरेडी डिस्कस करके आए होते हैं, ठीक है। अब लिखो कॉमन इंटेंशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, it may be well in advance, that is prior in time। तो बहुत पहले से ही उन्होंने, जैसे एक रात पहले उन्होंने बैठ के सब कुछ डिस्कस किया कि हम ऐसे ऐसे करके ये एक्ट करेंगे और ये ऑफेंस हम कमिट करेंगे, ठीक है। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से हो रखी है, पूरे प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं वो लोग ऑफेंस करने के लिए, ठीक है। तो एडवांस में ही उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है। सेकेंड, इट मे डेवलप at the spur of the moment before the act has started। या फिर कॉमन इंटेंशन कैसे फॉर्म हो सकती है कि जब जो एक्ट है जस्ट स्टार्ट होने से पहले ही कॉमन इंटेंशन बन गई, ठीक है। कैसे बन सकती है कि 3 फ्रेंड्स थे और सपोज 3 फ्रेंड्स हैं और वो देखते हैं कि सामने तिजोरी खुली पड़ी है और पैसे पड़े हैं, तो हम चलो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्पर ऑफ मोमेंट में उनकी कॉमन इंटेंशन बन गई कि चलो चुरा लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन इस तरीके से भी बन सकती है। थर्ड, इट मे बी फॉर्म्ड आफ्टर द एक्ट हैज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, that is it may develop during the commission of the act। केसेस लिखो, ये जो हमने इट मे डेवलप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वाला जो पॉइंट किया, इसमें केस डाल लो। रामास्वामी अयंगर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1976 सुप्रीम कोर्ट। इट मे बी फॉर्म्ड आफ्टर द एक्ट हैज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, इसमें केस डाल लो लल्लन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद एक केस लिखो आर.जी. जगेशा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2000 सुप्रीम कोर्ट। एक्ट्स may be different to commit an offense but they are interlinked by common intention। तो एक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं ऑफेंस को कमिट करने के लिए, लेकिन उनका कुछ ना कुछ लिंक होता है उस कॉमन इंटेंशन के साथ। इस केस में यही हेल्ड किया गया था, यही डिस्कस किया गया था, ठीक है।
Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो एक्ट्स जो हैं वो जब ए बी सी डी जा रहे हैं तो उनका हो सकता है एक्ट अलग अलग हो सकता है प्लानिंग ये हुई हो कि ए, इन्होंने कोई रॉबरी करनी थी, ठीक है, हो सकता है ए अपनी कार लेकर आ रहा हो कि हम अपनी कार में भाग चलेंगे, ठीक है। बी जो है उसने जो बैंक था उसका जो मैनेजर है या उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको गन पॉइंट पर लिया हुआ है, ठीक है। और डी, ई और एफ जितना भी कैश है उसे निकलवा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हैं जितने भी लोग, ये सारे काम अलग अलग कर रहे हैं। बी ने सिर्फ गन शॉट पे लिया हुआ है, रॉबरी ये लोग कर रहे हैं, ए सिर्फ कार लेकर आ रहा है, लेकिन माना ये जाएगा कि ए ने भी ये कैश चुराया और ए ने भी गन पॉइंट पर रखा, ठीक है, इस तरीके से। तो सबके ही एक्ट्स को एक जैसा ही माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, कॉमन इंटेंशन ठीक है हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अब हम कैसे डिड्यूस करेंगे कि कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है, कैसे प्रूव हो पाएगा कि कॉमन इंटेंशन थी। इसमें लिखो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से। सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हम क्या देखेंगे कि क्या ये होमोजीनियस ग्रुप है, क्या ए बी सी डी एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, क्या ये एक ही तरीके के लोग हैं या नहीं है। जैसे सपोज अगर कोई ड्रग रैकेट चला रहा है तो वो हम देखेंगे कि ये लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर ये रॉबरी करते हैं तो भी हम देखेंगे कि ए बी सी डी कैसे एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हम क्या देखेंगे, डू दे बिलोंग टू होमोजीनियस ग्रुप, व्हाट वाज देयर बिहेवियर बिफोर द ऑफेंस। बिहेवियर से भी पता चल जाएगा। अब अगर ए कार लेकर आ रहा है, बी गन पॉइंट पर लेके खड़ा हुआ है और डी, ई और एफ जो है रॉबरी कर रहे हैं, तो इनके बिहेवियर से भी पता चल जाएगा कि इन्होंने ऑलरेडी सारी प्लानिंग की हुई थी, ठीक है। इनकी कॉमन इंटेंशन यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा इनका ऑफेंस के बाद कैसा बिहेवियर था, तो ए जब कार लेकर भाग गया उसके बाद सब सपोज अलग अलग जगह पर छुप गए और गायब हो गए, अपने अपने घरों में ये लोग मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इनका कॉमन बिहेवियर जो होगा ऑफेंस करने के बाद, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि हाँ इनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई थी, अब ये फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में ही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट वर दे अटरिंग ड्यूरिंग दी ऑफेंस, अब ये यहाँ से भी पता चल जाएगा कि वो क्या ऑफेंस के टाइम पर क्या बातें कर रहे थे। व्हाट वाज देयर चॉइस ऑफ वेपन्स दे वर कैरिंग, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस से पता चल जाएंगी। नेचर ऑफ इंजरीज, रोल हर एक जो प्ले कर रहा था, हर कोई क्या क्या रोल प्ले कर रहा था। द मैनर इन विच द एक्यूज्ड अराइव्ड, इकट्ठे आए थे या सारे अलग अलग आए थे, वहाँ से भी पता चल जाएगा कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। नेचर ऑफ द इंजरीज विच दे कॉज्ड, द मैनर इन विच दे हैव माउंटेड द अटैक, बैकग्राउंड ऑफ द इंसिडेंट कि उससे पहले क्या हुआ था, और ये डेक्लरेशंस बाय द एक्यूज्ड कि ए कह रहा है कि भागने ना देना, बी कह रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से ही प्रूव हो जाएंगी। इसके बाद केस है बलराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2003 सुप्रीम कोर्ट। The court has to look at the totality of the circumstances while arriving at a judicial decision that whether common intention was there or not. तो कोर्ट ने टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस देखना है जब एक जुडिशियल डिसीजन देने पर आना है, और देखना है कि क्या वहाँ पर कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। सिर्फ एक्ट नहीं देखना इन लोगों का कि वो लोग किस तरीके से एक्ट कर रहे थे, ये देखना है कि क्या वो कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में एक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद है PRM राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2004 सुप्रीम कोर्ट। P.R.M. Rao versus State of Andhra Pradesh, 2004 Supreme Court. We have to go
इस केस में क्या डिस्कस किया गया था, वी हैव टू गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द केस, बारीकियों में जाना है केस की। टू डिड्यूस that common intention was there or not. Court can very easily fall into a trap of suspicion or surmises. That is why सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की वार्निंग दे दी है, कॉशन दे दिया है कि कोर्ट्स ये ध्यान रखेंगी कि हमने कॉमन इंटेंशन को डिड्यूस करते टाइम सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी भी बारीकियां हैं केस की उनको डिड्यूस करने के बाद हमने पहुंचना है इस नतीजे पर कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। कोर्ट जो है वो बहुत ईजिली ट्रैप में फंस सकती है सस्पिशंस और सरमाइसिस के, कि कोर्ट को हो सकता है ऐसा लगा हो तो कोर्ट ये ओपिनियन बना ले कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सस्पिशन सरमाइसिस यही होते हैं कि हमें अगर एक चीज़ लगती है कि ऐसा है तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। कोर्ट ने वो चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। कोर्ट सिर्फ एविडेंसेस पर जाएगी और जो जितने भी केस के इंटर केसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिखा रहा है, हमने उस पर चलना है और उसके बाद हमने डिड्यूस करना है कि कॉमन इंटेंशन वहाँ पर बनती है या नहीं बनती, ठीक है। इसके कुछ और भी केसेस हैं छोटे मोटे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम हो गया तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। हाँ, बस आपका सेक्शन 34 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके जो एक दो सेक्शंस हैं हमने डिस्कस सब कुछ कर लिया। इसके एक दो केसेस हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।